नमस्कार दोस्तों। शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा जहां पर योजनाओं से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाता हो। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2022 में जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं वो सारी की सारी यहां पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम योजनाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है, ताकि योजनाओं से संबंधित सारे के सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कर्नाटक। कर्नाटक ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। कर्नाटक के हसन में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया गया है और ये अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस अभियान का उद्देश्य है देश के सभी किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाने के लिए प्रेरित करना। अधिक से अधिक किसान अपनी फसलों का बीमा करवाएं, ये इस पॉलिसी का या फिर इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो ये शुरू की गई थी 2016 में। और ये योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य है फसल के खराब होने पर बीमा कवर प्रदान करना। अगर किसी भी किसान की फसल खराब हो जाती है प्राकृतिक आपदा के कारण, तो उसको बीमा कवर प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, ताकि किसानों की आय स्थिर रहे, जितनी पहले थी उतनी ही अब रहे। ठीक है। इस योजना में किसानों को कुछ प्रीमियम राशि भी जमा करवानी पड़ती है। खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% और बागवानी फसल पर 5%। और इसमें बीमा कवर कितने का दिया जाता है? 2 लाख रुपए का। यानी कि खरीफ की फसल पर कितनी प्रीमियम राशि बनेगी? 2 लाख का अगर हम 2% निकालें तो 4,000 बनेगा। रबी फसल पर 3,000 और बागवानी फसल पर 10,000 प्रीमियम राशि देनी होगी और बीमा कवर मिलेगा 2 लाख रुपए। तो इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। तो हमें यहाँ से याद क्या रखना है? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कहाँ से लॉन्च किया गया है? कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? ऑप्शंस है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है चाय बागान श्रमिकों को आवास, राशन और वित्तीय सहायता प्रदान करना। कौन करेगी सहायता? ये त्रिपुरा सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिलकर ये सहायता प्रदान करेंगी चाय बागान श्रमिकों को। आप ये भी जानते रहिए त्रिपुरा में 7,000 चाय बागान श्रमिक रहते हैं, जिनमें से 75% महिलाएं हैं। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में त्रिपुरा में चाय बागान श्रमिक रहते हैं और उन्हीं के लिए ये योजना शुरू की गई है। चाय की उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जाता है त्रिपुरा में? सिपाहीजला, ऊनाकोटी, पश्चिमी त्रिपुरा और उत्तरी त्रिपुरा, इन ज़िलों में, त्रिपुरा के इन ज़िलों में चाय की खेती की जाती है। और चाय बागान श्रमिकों के लिए हाल ही में त्रिपुरा में मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किनके द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के आर्थिक सलाहकार, इसरो के अध्यक्ष या फिर सेबी के अध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा फास्टर लॉन्च किया गया है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया है। फास्टर का पूरा नाम है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये इसका पूरा नाम है। क्या है ये प्लेटफॉर्म? आइए देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश, इनको ऑनलाइन संप्रेषित करने के लिए ये शुरू किया गया है। जैसे अगर किसी कैदी के लिए जमानत आदेश पारित किया गया है तो उसकी हार्ड कॉपी जेल तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगा देती थी। तो ऐसे में कैदी को जेल में ही रहना पड़ता था, जो कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। किसी भी कैदी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो, इसलिए फास्टर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने सुपेस पोर्टल भी लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में सहायता करना। तो याद रखें, सुपेस और फास्टर, ये दोनों पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
ठीक है ना। फास्ट ट्रैक किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? NV रमन्ना है, जो कि 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस हैं ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन सर्द या फिर ऑपरेशन उपलब्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑपरेशन उपलब्ध। किसके द्वारा शुरू किया गया है ये? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है मानव तस्करी को रोकना। ऑपरेशन अमानत भी रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है, ये खोए हुए सामान को वापस पाने के लिए शुरू किया गया है। और ऑपरेशन सर्द का आयोजन भी किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेशन सर्द हवा, इसका आयोजन भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया जाता है। और हाल ही में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन उपलब्ध। आइए इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। और फरवरी 2022 में RPF ने ऑपरेशन आहट शुरू किया था, ताकि मानव तस्करी को रोका जा सके। RPF की बात करें तो यह है कि केंद्रीय सशस्त्र बल है, जो कि रेल मंत्रालय के अधीन आता है। और वर्तमान में RPF के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार। इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, हाल ही में मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए मानव तस्करी रोधी का शुभारंभ किस आयोग ने किया है? ऑप्शन है इसके राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके द्वारा मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए मानव तस्करी रोधी का शुभारंभ किया गया है। अब आइए इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी एक प्रकोष्ठ की शुरुआत की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। कब? 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। चूँकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के तहत की गई है, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है। तो याद रखें, इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। जयंती पटनायक इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं सेबी, DRDO, वित्त आयोग या फिर इसरो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सेबी। नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इन्हें ज़रूर याद रखें। हालांकि नियुक्तियों से संबंधित हमने वीडियो बना रखी है, वहाँ पर भी कवर किया था हमने इनके बारे में। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। तो सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच ने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है। मंथन आइडियाथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है प्रतिभूति बाजार में वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी कि फिनटेक अर्थात फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हितधारकों को अधिक से अधिक अवसर प्रस्तुत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सेबी की बात करें तो इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। चूँकि इसकी स्थापना भी एक अधिनियम के तहत की गई है, इसलिए यह भी एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरस्कारों से संबंधित हमने हाल ही में वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना यानी कि इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम शुरू की है? ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। वित्त मंत्रालय किनके पास है? निर्मला सीतारमण के पास। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क स्थापित करना, ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है ना। ये योजना कैसे काम करेगी? आप सभी जानते हैं भारत के कुछ राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं,
जो भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं उनके कुछ स्थानों को अन्य देशों के स्थानों के साथ जोड़ा जाएगा, जैसे कि मणिपुर, असम, त्रिपुरा। इनके स्थानों को गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला को ढाका, बैंकॉक, काठमांडू इनके साथ जोड़ा जाएगा इस योजना के तहत। तो याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस है वित्त मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया है। संस्कृति मंत्री कौन है? वर्तमान में संस्कृति मंत्री है जी किशन रेड्डी। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या है ये पोर्टल? इसके माध्यम से देश भर के जितने भी मंदिर हैं उनका ऑनलाइन प्रदर्शन किया जा सकेगा, ठीक है ना, और कहीं से भी कहीं पर भी इन मंदिरों को देखा जा सकेगा। इसके अलावा भारत के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग, इन सब का भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दर्शन किया जा सकेगा। भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है और पुरी ओडिशा में है। तो याद रखें, टेम्पल 360 पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। आइए बढ़ते हैं अगले शानदार प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था या किन संस्थाओं ने गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक या फिर ए और सी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। अर्थात विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों ने 7,500 करोड़ रुपए का ऋण देने का फैसला किया है। किसको दिया जाएगा ये ऋण? गुजरात सरकार को, ताकि वो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर सही काम कर सके। अब आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों बैंकों ने या फिर इन दोनों संस्थानों ने गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। बात कर लेते हैं इन संस्थानों की। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इन दोनों की स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो विश्व बैंक और IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इनकी स्थापना किस सम्मेलन के दौरान की गई थी? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी वर्ष 1944 में। जो IBRD है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, इसे ही विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है और इन दोनों का मुख्यालय, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 दिसंबर 2015 को और इसका मुख्यालय है बीजिंग में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत कर रहा है? ऑप्शंस हैं यूनिसेफ, निम्हांस, शिक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि निम्हांस। निम्हांस और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन दोनों के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा निम्हांस, इन दोनों के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य है देश भर के 6,000 वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना। जो वन स्टॉप केंद्र है, वन स्टॉप केंद्र, यहाँ पर महिलाएं चिकित्सा, कानूनी और आपराधिक मुद्दों पर सहायता प्राप्त कर सकती है और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण देने के लिए ही मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है। किन किन के द्वारा ये योजना शुरू की गई है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और निम्हांस। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। आप ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में संभव और स्वावलंबन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं MSME मंत्रालय, ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, MSME मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा संभव और स्वावलंबन, ये दोनों योजनाएं शुरू की गई है।
आइए इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्यम यानी कि MSME राज्य मंत्री भानु प्रताप ने संभव और स्वावलंबन पहले शुरू की है और इन पहलों का उद्देश्य है, ये योजनाएं हैं जो पहले हैं जो इनका उद्देश्य है उद्यमशीलता को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। जो MSME हैं इसके मंत्री कौन हैं? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, ये इसके केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है और MSME मंत्रालय ने ही हाल ही में समर्थ पहल शुरू की है ताकि रोज़गार को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि हाल ही में MSME के द्वारा 3-4 पहल लॉन्च की गई है। पहली संभव, दूसरी स्वावलंबन, इन दोनों का उद्देश्य है उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। समर्थ पहल ये भी MSME के द्वारा शुरू की गई।